सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान। देखिए, बाबा रामदेव जी या अमित शाह जी, इनको सब बाद में पता लगा होगा मेरा ख्याल है, ये पूरा ऑपरेशन हो गया उसके बाद। क्योंकि अमित शाह जी को तो जब हम वहाँ उत्तराखंड के हमसे कांग्रेस के विधायक मिलने के बाद जब हमने पूरा तय कर लिया कि आज सरकार गिराना है, उसके बाद हमने अमित शाह जी के ध्यान में लाई कि इस प्रकार की घटना उत्तराखंड में हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे ये कहे कि प्रजातंत्र की हम लोग कहीं नुकसान कर रहे हैं। क्या नहीं, कांग्रेस के विधायक ही हमारे पास आ रहे हैं। तो अमित शाह जी को तो पता भी नहीं था, और बाबा रामदेव तो पता नहीं कहाँ पिक्चर में है, क्यों शंका मैंने बाबा रामदेव को हो रही, मेरी तो अभी तक उनसे बात भी नहीं हुई। बीजेपी के विशेष कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, कुछ ऐसे चालक हैं जिनका सिर्फ एक काम है, उनका उत्तरदायित्व एक दिया गया है, किस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में जाकर वहां पर अस्थिरता पैदा करना। उनमें से एक ये पदाधिकारी हैं जिनका आपने नाम लिया, दूसरे हैं उनके बीजेपी के अध्यक्ष। उनका काम सिर्फ ये है कि चुनावित सरकारों को कैसे अस्थिर बनाना। हम उसको रिव्यू करेंगे। हो सकता है कि कई बार आदमी हो सकता है कि जब लोग आते हैं दबाव में कोई बात हो जाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन होगा और 28 तारीख को ये सरकार चली जाएगी। आप देखिए कि चाहे गोवा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो आप उत्तराखंड हो, यानी जितने छोटे सूबे होते उतनी ही वहाँ अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी हो जाती है। इसलिए आगे के लिए सरकार को और सारे समाज को ये सोचना चाहिए कि जब सूबा बड़ा होता है तो इस तरह की हरकत होना कठिन होता है। कोई भी राज्य या कोई भी देश का हिस्सा संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। अगर बहुमत में कोई सरकार नहीं है तो जो संविधान में व्यवस्था है, जो संवैधानिक सिस्टम है, उसके हिसाब से फैसले होंगे। इसमें जो है वो आरोप प्रत्यारोप से क्या मतलब, आप घर संभाल नहीं पा रहे हैं, आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। दोनों पार्टियां लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रही है, जैसा कि जिक्र किया था। ओमसेनी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, इस बात को लेकर खासतौर पर मैं समझना चाहूंगा कि यहाँ लोकतंत्र और संविधान में दोनों पार्टियों में से किसको भरोसा लग रहा है? हरीश रावत को भरोसा है या फिर बीजेपी को भरोसा है? देखिए, ये हालांकि शपथ तो सारे विधायकों ने, सारे मंत्रियों ने यही उठाई थी कि हम संविधान में पूरी आस्था के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में काम करेंगे, लेकिन लग ये रहा है जिस तरीके से कांग्रेस से जो विधायक टूटे उसके पीछे भी एक लालच का बड़ा साफ साफ इतिहास है कि किस तरीके से बहुगुणा जी के पुत्र ने सारी लड़ाई प्रारंभ की। क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो ग्रुप विजय बहुगुणा है वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आ जाए। बिल्कुल, उन्होंने चाहा था कि जो लोग जिस ग्रुप के साथ में मिलकर के कांग्रेस ने सरकार बनाई है उनके मंत्री पद जो हैं अब हमारे लोगों को मिलने चाहिए। इसी को लेकर वो ना देने पर हरीश रावत तैयार हुए, नहीं देंगे तो उसका नतीजा ये कि उन्होंने निकल करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसका ज्वाइन करने की बात करने लग गए और अलग हुए। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सुशासन के लिए हम पूरे प्रदेश में और देश में अपने आप को विख्यात करेंगे, वो कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ तत्काल सत्ता के लिए जिस तरीके से झपटना उन्होंने प्रारंभ किया वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। तो मुझे लगता ये है कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं दोषी है और दोनों ही संविधान के प्रति उस तरीके से प्रतिबद्ध नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि सरकार को जो शपथ ली थी विधायकों ने, एक शरद यादव ने बड़ी दिलचस्प बात कही, गोवा का जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया और अब उत्तराखंड। मैं उस बात को समझना चाहता हूं कि ये जो अस्थिरता है इसके लिए बार बार एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को क्यों जिम्मेदार बताया? देखिए, सुशासन के लिए इन्होंने छोटे छोटे राज्य सूबों की बात को स्वीकार किया था और उसकी वकालत की थी, लेकिन हकीकत ये है कि छोटे छोटे राज्य बनने के बाद में इनमें अस्थिरता पैदा करना बहुत सहज हो जाता है। 12 जिलों का जो उत्तराखंड है, और अगर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ में मिला होता तो ये सब सिलसिला संभव ही नहीं था और सुशासन में कोई कमी नहीं थी। और उत्तराखंड में जो कुछ हुआ हम देख रहे हैं कि विकास उस तरीके से नहीं हो सका जैसे कि होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अब अपना जांचने की जरूरत है देश के लोगों को, केंद्र सरकार को, कि इस तरीके के राज्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ठीक नहीं है। ज्योति जी, अब मैं आपका रुख करता हूं, इस बात को आपसे भी समझना चाहता हूं कि कहां संविधान में भरोसे की बात करते हैं। आपका एक बड़ा हिस्सा पार्टी का उत्तराखंड में 9 विधायक ऐसे हैं, पार्टी का काम है अपने लोगों को संतुष्ट करना। बीजेपी पर ठीक है, हम मानते हैं कि आपका काम है, सियासी अंदाज है, रवायतें हैं, इल्जाम लगेंगे, लेकिन कहीं
अपने गिरेबान में भी कांग्रेस झाके, आपको लगता है कि ये काम हुआ है कहीं? देखिए, दोनों बात मैं बिल्कुल, कांग्रेस ने तो संविधान में ही अपना भरोसा जताया है, यहाँ पर बहुत स्पष्ट देखने में भी आ रहा है। ठीक है, पार्टी में कुछ बगावत हो सकती है, कोई नाराजगी है, तो हमने कोई उसमें कोई बेसिकली कोई उसके लिए कोई खरीद फरोख्त और बाड़ाबंदी जैसी स्थिति नहीं है। दल बदल कानून का सहारा लिया है, और अगर दल बदल कानून का सहारा कानून के तहत लिया गया है, कोई उसमें आज कोर्ट ने भी उसी के पक्ष में ही बात कही है और उनकी याचिका को खारिज किया है, तो हम तो कानून के साथ ही आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी जो बात ओम सैनी जी ने कही और जो बात पहले हरीश रावत के 3 बयान हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। जब ये पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं थी, 18 मार्च से पहले जब बजट पास करने की बात उत्तराखंड विधानसभा में आ रही थी, तब हरीश रावत कहते हैं कि हम स्थिर हैं, हमें कोई नहीं हिला सकता। 18 तारीख आती है, हरीश रावत को कहना पड़ता है कि जो बागी है घर आए, मान जाए, पार्टी उनका स्वागत करेगी। और आज वो नरमी में दिखते हैं, उनका रुख थोड़ा तलखी से नीचे आ जाता है और वो कहते हैं कि आप अपने आप को याद रखिए कि आप पहले कांग्रेसी हैं। जो केंद्र सरकार का जो जिस तरह से उनकी बिहार में, दिल्ली में जो हार हुई है, उसके बाद बौखलाई भी तो है वो, और वो ये भरसक कोशिश कर रही है कि कैसे इन राज्यों में, चाहे अभी चर्चा भी हुई, चाहे वो हम नॉर्थ ईस्ट के देखें, चाहे गोवा का देखें और चाहे आज उत्तराखंड का देखें, वो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पर अस्थिरता पैदा करें। और अस्थिरता पैदा करने के देखिए, जब बहुत पार्टी होती है तो कांग्रेस क्या करेगी? आप भी तो कोई लुभावने वादे करेंगे अपने विधायकों से। कुछ ना कुछ लोग, जो अगर कोई ऐसा नहीं होता, जब सरकार चल रही होती है तो संतुष्ट लोग भी होते हैं, असंतुष्ट भी होते हैं, लेकिन उस असंतुष्टि को जिस तरीके से बीजेपी जो एक रास्ता जो इख्तियार कर रही है बाड़ेबंदी का, हॉर्स ट्रेडिंग का, पीडीएफ करके एक फ्रंट है, 6 विधायक हैं, कांग्रेस से अलग है, लेकिन कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। उसके पीछे नहीं लगता कि कहीं खरीद लुभावना है। बसपा के 5 विधायकों को 5 साल तक गोली में बैठा के रखा इन्होंने, और मंत्री बनाया राजकुमार शर्मा, और ये मिनिस्टर चिकित्सा मंत्रालय दे दिया आपने बसपा को, और आप ये ज्ञान दे रहे हो। आज सबसे बड़ी बात खरीद फरोख्त क्या होता है? आप पूरे की पूरी बसपा को निकल गए, उसके बाद ये बता रहे हो आप करो समर्थन देना अलग बात है, और बसपा से जो हो वो तो ठीक है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, राजस्थान में आप कह रहे हो आप सचिन पायलट और गहलोत के खिलाफ हाथ खड़े करवा रहे हो, और हमको कह रहे हो कि भाड़ाबंदी कर रहे हैं। भाड़ाबंदी का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कभी नहीं कर पाएंगे कि आप कांग्रेस को आरोपित करें और खुद को निष्कलंकित कर दें। इसका मतलब आप स्वीकार करिए ना कि आप यही काम कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, दर्शनों की बातें कर रहे हैं, आप बताओ अश्विनी जी, मेरे को बताइए इतना था कि बीजेपी के विधायक लोगों ने खड़े करवाए के कांग्रेस की कार्य समिति में हाथ, अभी लेकिन वो किया जा रहा है, उसके पीछे बीजेपी का आरोप आ रहा है। आपको से लेना देना ही नहीं है, लेकिन चलिए मुख्तार साहब की बात आता हूँ मैं। खंडेला साहब इंतजार करें, कुछ कहना चाह रहे हैं। मुख्तार साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार ज्योति जी प्लीज, हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बीजेपी के नेता बैठे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ये साम दाम दंड भेद की नीति आती है, इनका जनाधार पे कोई विश्वास नहीं है। चाणक्य नीति पर चलिए, आपका कहना है चाणक्य नीति पर ये पूरे चल रहे हैं। 5 साल तक रखने के बाद आप बता रहे हैं मायावती जी से आज तक नहीं बन रही इनकी। खंडेला साहब का रुख करता हूँ। खंडेला साहब, क्या पूरी तरह से चाणक्य नीति पर फिलहाल बीजेपी चल रही है? देखिए, मैं कह रहा हूँ चाणक्य की नीति ये बिल्कुल नहीं है। चाणक्य बिल्कुल पॉजिटिव चलने वाला आदमी था, आदर्श वाला आदमी था, पर जनता परक आदमी था, और राजा को डांटने वाला आदमी था। यहाँ पे सब उल्टी हो रही है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी ज्योति इस प्रकार की बात कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी कहते, अरे भाई इसको भूल जाओ आप। वो बिल्कुल नहीं कहते कि भ्रष्टाचार दूर करना है, वो बिल्कुल नहीं कहते जनता की बात करनी है, वो बिल्कुल नहीं कहते कि हमें कोई आदर्श की बात करनी है, वो बिल्कुल नहीं कहते कि पारदर्शिता करनी है। आप क्यों बेकार उनको लांछित कर रहे हो? वो बिल्कुल नहीं कहते बेचारे। अब 2 बातें देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत गंभीर विषय है और गंभीरता से इसको विचार करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी आपकी डिबेट होती है, मैं इस बात को ऑब्जेक्शन करता हूं कि आपने किया था, हमने कम किया था, ये जनता आपसे पूछ रही है। नहीं, ये कह रहे हैं बीजेपी की पॉलिसी है, इसलिए कह रहा हूं मैं। जो सत्ता में उससे जनता पूछेगी, कांग्रेस नहीं पूछ रही यहां पर। और अगर कांग्रेस कम पाक है तो इसका मतलब नहीं कि आप जरा पाक हो गए, ये तरीका नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से ये एमएलए का जो है वो बाड़ाबंदी कर रखी है, बेचने का काम कर रहे हैं, खरीदने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, लालच का काम कर रहे हैं और प्रतिफल का काम कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं और उसका जनाजा निकाल रहे हैं। और ये वास्तव में डेमोक्रेसी के नाम जाहिर है। एक सवाल मेरा ये भी था कि क्या दल बदल या फिर इस तरह की प्रक्रिया से लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि सवाल उन जनप्रतिनिधियों का भी है जो चुनकर आए हैं और उनके पीछे जनता की अपेक्षाएं हैं। एक ब्रेक लेंगे, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे सवाल के जवाब के साथ ही समझना चाहेंगे कि अगर किसी सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश भी कहीं पर होती है तो क्या मामला सिर्फ बहुमत साबित करने तक होना चाहिए या फिर इससे आगे?
सजा का प्रावधान जांच के बाद चलना चाहिए। एक विचारधारा का एक आदमी को चुनकर भेजती है, वो अगर दूसरी विचारधारा वालों के साथ चला जाता है तो उसको ऐसा सबक मिलना ही चाहिए कि पब्लिक ने आपको जिता के भेजा है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह लोकतांत्रिक सरकार को जिस तरह से गिराने की, जिस तरह की साजिश व्यक्तिगत हितों के कारण की जाती है, उसके लिए इसको पनिशमेंट गंभीर अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। पार्टी के हिसाब से जिताती है, अभी इस पार्टी को जनता ने वोट दिया, फिर उधर उधर करते हैं तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान।